नमस्कार दोस्तों, आप सबका फेसबुक पर लाइव शो में स्वागत है। मैं ओम कटारे गीतांजलि जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका कि मैं आपके मेरा मंच के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। आज मैं जिन चीज़ों पे बातचीत करना चाह रहा हूं वो ये है कि इस देश में हजारों बल्कि लाखों लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं और लगातार रंगमंच करते रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां होने के बाद भी रंगमंच से हटते नहीं हैं, जुड़े ही रहते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप या हर आदमी जानता होगा कि आज से हजारों साल पहले नाट्य शास्त्र लिखा गया था और भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा था। मतलब नाटक को ज़रूर या नाट्य शास्त्र को ज़रूर बहुत गंभीरता से लिया गया होगा, तभी इतने बड़े नाट्य शास्त्र को लिखा जाना संभव था। तो ये बहुत ही गंभीर काम था जो उन्होंने किया। उसके बाद लगातार इसका ये आगे बढ़ता रहा। सदियों तक रंगमंच के बारे में, भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र के बारे में जगह जगह पढ़ाया जाता रहा, सब होता रहा। लेकिन आज भी ये हमारे लिए एक जैसे कह लीजिए शगल का मादा रह गया है, काम नहीं हो पा रहा मुख्य। उसकी वजह क्या है वो आज तक मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस काम को जिसको करने में इतनी मेहनत लगती है, कलाकार अपना दिन रात उसमें इन्वॉल्व रहता है, वो मुख्य काम क्यों नहीं हो पा रहा। जबकि आप महसूस करेंगे कि हर माँ बाप बच्चे को मंच पर देखने के लिए लालायित रहते हैं। इस देश का हर कलाकार, हर आदमी एक बार मंच पर जाना चाहता है और मंच पर जाने पर उसे अच्छा लगता है, उसके माँ बाप को अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज़ मुख्य काम क्यों नहीं हो पा रही है? उसकी वजह यह है कि हमने इसको मुख्य कार्य कभी समझा ही नहीं। तो हम सबको इतने सालों से जो रंगमंच कर रहे हैं लोग या करते चले आ रहे हैं या आगे भी करेंगे, अगर ये मुख्य काम नहीं होगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे लोग इसको एक सीढ़ी बनाएंगे, आएंगे, अपना मकसद हल करेंगे और टेलीविज़न या फिल्म की तरफ या वहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें 2 पैसे मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुख्य काम क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सबको मिलके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए कि छोटे शहरों में हो चाहे बड़े शहरों में हो, लोग इसको सम्मान कर दें, नाटक देखने आएँ, पैसे खर्च करें, टिकट लें और संस्थाएं अपने आप चलती रहें। और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम मुश्किल है। लोगों ने बड़ी बड़ी जिसे कह लीजिए कि लड़ाइयाँ जीती हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं और ये भी संभव है कि हम अगर धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें तो अभी नहीं तो 2-4 साल बाद या 10 साल बाद कहीं ना कहीं जाके धीरे धीरे लोगों को इस बात की आदत पड़ेगी कि ये काम मुख्य काम है। और मेरे ख्याल से जो लोग इसको मुख्य काम नहीं समझते हैं, या तो हमारी उसमें कहीं अप्रोच में गलती है या कहीं हम समझा नहीं पा रहे हैं ये कि ये विधा या ये जिससे कह लीजिए काम बहुत गंभीर है और इसको बहुत सम्मान मिलना चाहिए। अक्सर ये होता है कि लोग ये पूछते हैं
मेरे से 40 साल के बाद एक व्यक्ति ने मेरा नाटक देखने आए थे, वो चिंता छोड़ चिंतामणि, पृथ्वी थिएटर पे उसके लगातार हम लोग शोज़ करते हैं और 300 से ज़्यादा शो कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि आपका नाटक देखने के बाद मिले और कहा बहुत अच्छा लगा आपका नाटक, ये इतना पारिवारिक नाटक है और हम लोग कई बार देख चुके हैं, पूरे परिवार को दिखा चुके हैं। फिर बोले कि आप काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि मैं यही काम करता हूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, ये तो नाटक है, आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा श्रीमान मेरा यही काम है। तो बोले आपका इससे गुजारा हो जाता है? तो लोगों के दिमाग में, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि नाटक मुख्य काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कुछ और काम करना पड़ेगा तब जाके आप नाटक कर सकते हैं। ऐसा क्यों? लोगों ने अपना जीवन दे दिया है, लोग अपना जीवन देना चाहते हैं इसमें, क्योंकि जो सुख की अनुभूति आपको मंच पर 200 लोगों की तालियों के बाद मिलती है, वो शायद कोई फिल्म, सीरियल या जैसे कह लीजिए वेब सीरीज़ में नहीं मिलेगी। वो क्षणिक है, भूल जाएंगे लोग। लेकिन मंच पर आपके नाटक का प्रभाव कई बार इतना 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 ज़्यादा होता है कि 10-10 साल तक लोग नाटक नहीं भूलते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आज से भी 15 साल पहले आपका नाटक देखा था, तो मतलब उनके दिमाग में उस नाटक की छाप अभी भी है। तो जब जिस चीज़ का इतना प्रभाव समाज पर या देखने वालों पर पड़ता है, तो उस चीज़ को मुख्य कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ वहाँ भटके हुए हैं। मतलब किसी भी तरह नाटक दिखाना चाहते हैं अपना, अगर हम रिहर्सल करते हैं कि लोग आएँ देखें। तरल मुंशी जी नमस्ते, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आप सुन रहे हैं मुझे, क्योंकि आपका भी जो योगदान है नाटकों को लेकर, या जो आप इतने सालों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। लगातार शिद्दत के साथ आप लगे होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार आपका। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस विधा में जाने के लिए हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा मंच पर जाए, मंच पर 4-6 लाइनें बोले, मंच पर तालियां पिटें, तो उसे अच्छा लगता है, उसके माँ बाप को अच्छा लगता है। ऐसी विधा मुख्य विधा क्यों नहीं हो पा रही है? मैं बार बार सालों से ये सवाल पूछ रहा हूँ। छोटे शहर में रहने वाले लोग जो मंच करते हैं, मंच से जुड़े हुए हैं, उन सबको बिठाकर, अपने दर्शकों को छोटे छोटे चौपाल में बिठाकर ये बात कहनी चाहिए, बात पूछनी चाहिए कि आप सबको नाटक देखना कैसा लगा। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई नाटक देखना बहुत अच्छा लगता है, और लगातार उनसे पूछा जाए कि अगर आप नाटक लगातार देखना चाहते हैं क्या, अगर वो हाँ कहते हैं तो उनसे कहिए आपको क्या ये पता है कि इस कार्य में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। फिर उसको बताइए वो कि 2 महीने हमने 3-3, 4-4 घंटे इसकी रिहर्सल की है, सब काम छोड़ छाड़ के। फिर बताइए उनको कि ये काम करते वक्त हमको क्या क्या तकलीफ़ें हुई। तो अगर वो इसमें इस बातचीत में आपके साथ भागीदार होते हैं और उनको ये महसूस होता है कि हाँ ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर आदमी नहीं कर सकता, तो फिर धीरे से उनसे ये कहिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए, चाहे छोटे रूप में सही। और अगर वो इस चीज़ से हामी भरते हैं और कहते हैं हाँ, तो उनसे कहिए आज से ही आप सब लोग ये शपथ लीजिए, शुरुआत कीजिए कि जहाँ भी थोड़ा बहुत नाटक हो आप 1 रुपया ही दीजिए, लेकिन नाटक को मुफ्त में मत देखिए। कम से कम आदत तो डालनी पड़ेगी ना। आज की डेट में 5 रुपये 10 रुपये का टिकट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है नाटक के लिए, मगर आप आदत डालेंगे तो 5-10 रुपये से 20 और 25 और 100 रुपये तक पहुँच सकते हैं। तो मेरे देश के जो सारे रंगकर्मी हैं उनसे मेरा बार बार यही कहना है कि भाई नाटक के पीछे आपकी जो मेहनत है वो उसका मुआवजा मांगने की कोशिश कीजिए।
अगर हम सब, आप या आगे आने वाली पीढ़ी चाहते हैं कि ये विधा जिंदा रहे। हर युग में ये कहा जाता है, हर बार ये कहा जाता है, जब फिल्में बहुत रफ्तार में बननी शुरू हुई तो लोगों ने कहा थिएटर मर रहा है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न पे लगातार लोगों ने प्रोग्राम देखने शुरू हुए, फिर ये बात हुई थिएटर मर रहा है, थिएटर मर रहा है, थिएटर, फिर भी थिएटर मरा नहीं। उसके बाद फिर अब इस दौर में जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, डिजिटल मीडिया पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये अपने प्रोग्राम्स वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसे में थिएटर को ज़िंदा रखना, थिएटर करते रहना लगातार बहुत बड़ी बात है। तो थिएटर अभी नहीं मर रहा है, लेकिन थिएटर कहीं ना कहीं कॉर्नर कर दिया जा रहा है इन सब के बीच में। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं या तो हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं संघर्ष से जो थिएटर में है, और फिल्मों और सीरियल की तरफ चले जाते हैं। बंसी कौल जी को प्रणाम। मुझे बहुत बहुत जैसे कह लीजिए कि आपने आके मेरे प्रोग्राम में मेरा मान बढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने पुराने, इतने सीनियर निर्देशक हमारे इस बातचीत को सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब लोग लगातार रंगमंच से जुड़े हुए हैं और इसको करते रहना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ठौर ठिकाना ऐसा ढूंढना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे स्पॉन्सर्स के पीछे पड़ना पड़ेगा या एक कम्युनिटी से मिलना पड़ेगा जो इस चीज़ को समझें कि ये एक गंभीर विषय है, ये एक ऐसा हिस्सा है समाज का जिसको कभी भी जो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ऐसी विधा को हमें सम्मानित करना चाहिए। इसमें जो काम कर रहे लोग हैं उनको आदर सम्मान की ज़रूरत है, और आदर सम्मान का मतलब यह है कि हमारी नाटक कंपनी अगर हम चला रहे हैं तो नाटक अच्छा करने की जिम्मेदारी आप लें और टिकट खरीदने की जिम्मेदारी वो लें। जब ये दोनों तरफा होगा तब कहीं जाके आने वाली पीढ़ी को या जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं वो जीवित रहेंगी। कब तक लोग अपने घर से पैसा लगा लगा के मुफ्त में लोगों को नाटक दिखाते रहेंगे, तो कब तक ऐसा हो पाएगा? आप सारे लोग, जानकार लोग भी ये समझते हैं कि ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है किसी के पास ऐसी नहीं है कि वो कहे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ये पैसे हमारे पास हैं, हम लगातार थिएटर करते रहेंगे। थोड़े दिन में संस्थाएं बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ कि हालांकि मैं भी जैसे कि मेरे बच्चे अब थिएटर नहीं करते हैं, बचपन में उन्होंने थोड़े बहुत नाटक किए, अब प्रोफेशनली कुछ और करते हैं। तो मेरी संस्था जो 40 साल पुरानी है, जिस शिद्दत से मैंने इसको सींचा संवारा और यहाँ पहुँचे, जिस संस्था ने अब तक अपने 100 नाटकों के 5000 से ज़्यादा शो किए और 100 से ज़्यादा 40-50 से ज़्यादा वर्कशॉप किए, 1000 से ज़्यादा कलाकार हमारे साथ काम करके गए, बच्चों के बड़ों के वर्कशॉप शहरों में जाके अलग अलग किए, और बहुत सारे दूसरे काम जो थिएटर से कनेक्टेड हैं वो किए, नुक्कड़ नाटक किए, शॉर्ट प्लेज किए, कहानियाँ की, सब किया। तो ये सारी की सारी जो संपत्ति है, सारा का सारा जो अनुभव है, क्या मेरे साथ चला जाएगा? कौन संभालेगा हमारी संस्था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी लेना और इतने सारे लोगों को बांध के रखना ताकि संस्था चलती रहे, इतना इन्वॉल्वमेंट, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति इसको आगे ले जा सकता है तो ठीक है, नहीं है तो सारी संपत्ति जो मेरे पास है, आज 2-4 हज़ार किताबें हैं नाटकों की और करीब 10 नाटकों का सामान पड़ा हुआ है, वो मेरे साथ ही जाएगा।
तो हर संस्था में, बहुत सारी संस्थाएं इसीलिए कि मुख्य आदमी अगर किसी वजह से समय असमय वो नहीं रहता है, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर के बाद उसकी संस्था धीरे धीरे, जिसने नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम कमाया होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो सारा काम उसी के साथ चला जाता है। तो हम सारे लोगों को जो लगातार संस्थाएं चला रहे हैं या चाहते हैं कि उस संस्था का नाम बना रहे, आपका नाम बना रहे या नहीं बना रहे ये दूसरी बात है, लेकिन संस्था, क्योंकि आज संस्था कायम करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसका नाम लोगों तक पहुंचाना बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन वो हो चुका है अब। तो ऐसे में अगर सही उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो संस्था बंद हो जाएगी, और सही मिलता है तो शायद वो उस सपने को जो कि उस आदमी ने देखा था, जिसने संस्था को इस मुकाम पर पहुंचाया, शायद वो आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और वो सबके लिए एक प्रेरणा हो सकता है, क्योंकि वो आदमी अगर उसी जिम्मेदारी से उस संस्था को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली दूसरे लोगों को साहस मिलेगा, दूसरे लोग भी समझेंगे कि ये हमको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज पृथ्वी थिएटर से हमने एक बात सीखी है कि पृथ्वी थिएटर जब शुरू हुआ तो वहाँ एक नाटक मैंने ऐसा किया है जिसको सुन के आपको आश्चर्य होगा। लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक नाटक था व्यक्तिगत। उस नाटक में सिर्फ 2 पात्र थे। तो जिस उस प्ले के निर्देशक अब तो नहीं रहे, वो इप्टा में किसी ज़माने में काम करते थे, हरि आत्मा जी। तो मैं और अखिल मिश्रा जी हमारे एक मित्र थे, दोनों उसका बैक स्टेज पर संभाले हुए थे। तो हुआ ये कि जब शो शुरू हुआ तो पता चला 2 ही लोग हैं उसमें दर्शकों में। तो दूसरे दिन भी उसका शो था, तो उन्होंने कहा कि यार 2 ही लोग हैं, कैसे, मतलब इतने बड़े हॉल में 2 ही लोग बैठे। तो उन्होंने जाके मंच पर जाके ये प्रार्थना की कि देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं दर्शकों में सिर्फ आप 2 ही लोग हैं और 2 लोगों में नाटक खेलना कितना मुश्किल है। तो अगर आप अनुमति दें तो हम कल भी इस नाटक का शो है और आप दोनों कल आ जाएं, कल देखें। तो उनमें से एक आदमी बोला, 2 में से एक आदमी बोला कि श्रीमान, मैं थाना से शो देखने आया हूँ। तो पता चला एक आदमी ने टिकट लिया था, एक पास वाला था। उस एक टिकट वाले आदमी के लिए उन्होंने शो किया। तो मंच पर 2 लोग थे, दर्शकों में 2 लोग थे और बैक स्टेज पे 2 लोग थे। 6 लोगों ने ऑडिटोरियम में थे और नाटक हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वही पृथ्वी थिएटर आज एक दिन में 600-800 दर्शक बटोरता है। उसकी वजह यह है कि जब पहली पीढ़ी जेनिफर जी ने ये कार्य शुरू किया तो उनका मकसद ये था, या शशि कपूर जी का मकसद ये था कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लोग आएँ, नाटक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करें। सुबह से हमें थिएटर मिल जाता था, हम रिहर्सल कर रहे हैं 2-2, 3-3, फिर शाम को शो कर रहे हैं। ऐसी सुविधा हिंदुस्तान के किसी थिएटर में नहीं है और ना होगी। तो उस पीढ़ी ने जो कुछ भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, दर्शक तब भी नहीं थे। और उस वक्त आप यकीन करेंगे, जब टिकट लगना शुरू हुआ तो ये तय था कि जितने लोग होंगे उतने रुपए रेंट होगा। मतलब 18 लोग बैठे हैं तो 18 रुपये रेंट, 50 लोग बैठे हैं तो 50 रुपये रेंट। लाइटें उतनी ही थी, व्यवस्थाएं उतनी ही थी। तो ये जो समर्पण है कि उन्होंने थिएटर बनाया, तो थिएटर बनाने के बाद, थिएटर बनाने से थिएटर नहीं चल जाता। थिएटर तो आज बहुत सारे पैसे वाले लोग बना सकते हैं, लेकिन पृथ्वी थिएटर अपने आप में एक इतना बड़ा नाम जो हो गया, उसके पीछे की वजह बता रहा हूँ। और वो भी 0 से शुरू हुए। मैं खुद इसका साक्षी हूँ। मैं उस थिएटर पर तब था जब थिएटर बनने के 2-3 महीने बाद शुरू हुआ था।
तो जेनिफर जी ने जो एक नियम कानून बनाए थे, वो नियम कानून फॉलो किया उनके बच्चों ने, वहाँ जितने मैनेजर थे उन्होंने, और उसके बाद आज कुणाल कपूर जी, संजना ने, इन सब लोगों ने उसको कहीं भी बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि और संवारने की कोशिश की। आज कुणाल जी और उनका बच्चा, उनकी बेटी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं थिएटर में। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे करते आ रहे हैं। और आज भी वहाँ पर हम जब नाटक करने जाते हैं, हमारे पास तारीख होती है। आज इतना व्यस्त है वो कि वहाँ मुश्किल से, जिस थिएटर में हम लोग साल में 70-80 शो कर लेते थे, आज हमें 20-25 शो करने का मौका मिलता है बड़ी मुश्किल में, बिकॉज इतने लोग हो गए हैं, इतने ग्रुप्स हो गए हैं, हर आदमी को पृथ्वी थिएटर पे काम करना है, शो करना है। तो कितने लोगों को वो एडजस्ट करेंगे। इसीलिए हम पुराने लोगों की बहुत सारी तारीखें कम हो गई हैं। कोई बात नहीं, उससे कुछ बात नहीं है। हमने बहुत सारे थिएटर्स में शोज़ करने शुरू किए। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वहाँ थिएटर हमको 10-11 बजे मिल जाता है। हम वहाँ रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करने के बाद चाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, सेट लगता है, ये है वो है। दूसरे थिएटर में क्या होता है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले हमको थिएटर मिलेगा, धाड़ 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 सेट लगा रहे हैं और लाइट कर रहे हैं, कई बार ऑडियंस आ जाने के बाद भी लाइट कर रहे हैं, और उसके बाद शो कर रहे हैं। तो आपको वो फील कैसे आ सकता है, आप बताइए। तो ये जो करिश्मा है पृथ्वी थिएटर का, ये क्यों दूसरे लोग नहीं कर पाए। कुणाल कपूर जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि पृथ्वी थिएटर थिएटर है, ऑडिटोरियम नहीं है। दूसरे ऑडिटोरियम क्या है, शिफ्ट वाइज 6 घंटे 4 घंटे, उसके बाद अगर आपको दूसरी शिफ्ट लेना है तो डबल रेंट भरिए। 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए रेंट हो गया है आज थिएटर में। तो 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए रेंट अगर आप दे के थिएटर नाटक करते हैं तो उसका टिकट कितना हाई होगा। क्या दर्शक इतना टिकट ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े नाटक हैं जिसका 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये टिकट रहा है और लोगों ने देखे। लेकिन वो प्रोजेक्ट हैं। हम ये नहीं कहते कि वो थिएटर नहीं है, वो भी थिएटर है एक, वो अलग किस्म का थिएटर है। लेकिन हम जिस किस्म का थिएटर करते हैं, जो आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो आम जनता का पहुंचने के लिए, जिससे कह लीजिए कि हमें उतना ही टिकट रखना पड़ता है जो कि लोग अफोर्ड कर सकें। तो जो लोग दूसरे शहरों में हैं उनको कहीं तो कहीं इसकी शुरुआत करनी होगी। और जो ऑडिटोरियम चलाने वाले लोग हैं छोटे शहरों में, उनको भी ये समझना चाहिए कि ऑडिटोरियम बना रहे, इसके लिए नाट्य संस्थाएं आती रहें, लगातार काम करती रहें, तो उनके साथ उनका बर्ताव एक फैमिली जैसा रहे और अफोर्डेबिलिटी के जैसा रेंट वो लगाएं, ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार जो बहुत सारा पैसा यहाँ वहाँ से बटोर के रंगमंच या नाटक करने की कोशिश करते हैं, वो बेचारे अफोर्ड कर सकें। क्योंकि हर आदमी तो बॉम्बे आ नहीं सकता है, हर आदमी दिल्ली नहीं जा सकता, हर आदमी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन नहीं ले सकता, तो क्या रंगमंच होगा ही नहीं। पूरी दुनिया में थिएटर एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब नहीं ये धंधा है, ऐसा नहीं। प्रोफेशन का मतलब प्रोफेशनली लोग करते हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं। थिएटर के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई हैं, शायद वर्ल्ड में किसी और विषय पर लिखी जाती हो, क्योंकि थिएटर पर एक्सपेरिमेंट होते होते बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जिस तरह देश में, हमारे देश में हर 50 कोस पर कहते हैं भाषा बदल जाती है, उसी तरह थिएटर का माहौल बदल जाता है। बिकॉज यहाँ से आप पूना जाएंगे, वहाँ मराठी दूसरी किस्म की बोली जाती है। यहाँ से आप
ग्वालियर जाएंगे, वहाँ के थिएटर का रंग कुछ और होगा, या आप साउथ जाएंगे या कलकत्ता जाएंगे, तो सब जगह का थिएटर अच्छा है, लेकिन वहाँ के रंगों में रंगा हुआ होगा। इसलिए आपको हर थिएटर को जानने के लिए हर जगह का थिएटर देखना पड़ेगा। तो जो संस्थाएं समृद्ध हैं, जिनको अनुदान है, जो अपने सोर्सेज से कहीं ना कहीं स्पॉन्सर ले आती हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग क्या? वो चंद लोग होंगे जो थिएटर पर सरवाइव कर पाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैं शायद बहुत पहले ये बात समझ गया था कि सिर्फ थिएटर पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने वर्कशॉप शुरू किए, वर्कशॉप की फीस लेनी शुरू की। बट आप यकीन करेंगे कि मैंने वर्कशॉप की फ़ीस, सबसे पहले मैंने वर्कशॉप की फ़ीस जो चार्ज की थी वो 2500 रुपये थी, 15 या 20 दिन की वर्कशॉप की फ़ीस। लेकिन उसके 10 साल पहले तक मैं फ्री में वर्कशॉप करता रहा। इसीलिए नहीं कि उस वक्त मैं चार्ज नहीं कर सकता था, मैं सीख रहा था। मैं बहुत सारे लोगों को वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए बुलाता था, उनके साथ बैठता था। मैं समझ रहा था कि ये जो है ये आप अपना थिएटर लोगों के साथ शेयर कैसे करेंगे और कैसे करते हैं लोग, किन किन चीज़ों की एक एक्टर को कंपल्सरी ज़रूरत होती है। और जब मेरी समझ में आ गई सारी बात, तब मैंने थोड़ी कोशिश की कि मैं लोगों से फीस लूं। मैं इस वक्त लगातार 3 वर्कशॉप पृथ्वी थिएटर पर समर टाइम में करता हूं बच्चों के, और 2 वर्कशॉप अपने करता हूं। और शहर से बाहर अगर बुलाया जाता हूं तो मैं जाता हूं वर्कशॉप करने। लास्ट टाइम हम लोग नासिक में कुछ 10 दिन का वर्कशॉप करके आए थे, और वहाँ उन्हीं के बच्चों से हम लोगों ने मंच पर लघु नाटक करवाए थे। उसके पहले जोधपुर में, झांसी में, भोपाल में राजीव वर्मा जी ने बुलाया था एक बार, रीटा जी ने, तो वहाँ एक 20 दिन का वर्कशॉप किया। तो ये करता रहता हूँ मैं। बट सब जगह जाने के बाद, और देखिए राजीव जी ने आज से मुझे लगता है 15 साल पहले वहाँ वर्कशॉप किया था, और वर्कशॉप की फ़ीस चार्ज की थी और लोगों ने दिया। 30-40 लोग वर्कशॉप में थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते। शायद हमारे उनको ये बात समझाने में कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि हमारी बेचारगी झलकती है कि हम पूरी तरह से शिद्दत से ये बात नहीं कह पाते हैं कि भाई ये इस काम का मुआवजा हमको दीजिए आप। हम हाथ जोड़ के शायद नाटक देखने को आया तो वाहवाही लूटने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको अपने नाटक पर, अपने काम पर अगर बहुत विश्वास है तो ये बात सोच के चलिए कि हर आदमी उसको देखने के लिए आएगा, टिकट लेगा, आज नहीं तो कल लेगा। नाटक का नाम अगर उस तक पहुंचता है और किसी ने कहा कि यार ये नाटक बहुत चल रहा है, बहुत अच्छा है, तो ज़रूर डेफिनेटली वो अगली बार टिकट लेके आएगा। और अगर उसको पसंद आया तो और 15-20 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को बोलेगा। मैं ये बात इसीलिए कह पा रहा हूँ कि बम्बई में हो सकता है चांसेस बहुत हैं, सुविधाएं बहुत हैं, बहुत सारे कलाकार मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर है। जल्दी से आपका नाटक जब हिट होता है तो लोगों तक उसकी खबर पहुंच जाती है। छोटे शहरों में ये संभावनाएं कम हैं, वहाँ शायद पेपर में भी लिखने के लिए लोग बड़ी मुश्किल में मिलते हैं। इन सब के बाद भी हज़ारों लोग नाटक कर रहे हैं, मेन बात ये। तो वो हज़ारों लोग, हज़ारों और लाखों की संख्या बहुत होती है। अब ये लाखों लोग एक संस्था में अगर 20-25 लोग हैं, वो एकजुट हो जाएं और ये कहें सब लोग कि हम आज से मुफ्त में नाटक नहीं दिखाएंगे, तो 20 लोग अगर 2-2 टिकट, मैं लंबी बात नहीं कर, 2-2 टिकट बेचते हैं अपने नाटक के, तो 40 लोग नाटक देख रहे हैं टिकट पर। अगर उनमें से कुछ 3 बेचते हैं तो 60 लोग देख रहे हैं, और 60 लोग या 80 लोग टिकट पर नाटक देख रहे हैं, या 100 लोग, तो बहुत बड़ी संख्या है ये, जिसका असर दूसरों पे देखने वालों पे पड़ेगा। तो सारे लोगों को
छोटी जगह हो, चाहे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं। अभी कहीं और एक बिहार से, यूपी से किसी का फ़ोन आया था कि आप बताइए कि नाटक बड़ी मुश्किल में लोग दर्शक पहली बात तो नाटक देखने आते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल में इनवाइट करने के बाद भी नहीं आते। उसकी वजह यही है ना कि हमने उन तक, या उन्होंने जाना नहीं है, या नाटक उन तक पहुंचा नहीं है। मगर हर आदमी के दिल में नाटक देखने की प्रवृत्ति है। बिकॉज आप देखिए कि छोटे छोटे गांवों में आप मालूम करेंगे तो चौपाल में लोग नाचते थे, लोक संगीत को देखिए, बहुत सारा ये हमारे पूरे समाज सोसाइटी में या शुरू से हमारे सिस्टम में है। तरह तरह की विधाएं, तरह प्रांतों में जाइए, जगह जगह दूसरे दूसरे किस्म के नाटक हो रहे हैं, नाच हो रहा है। सो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में, कहीं ना कहीं हमारी समझ में, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। और हिम्मत तो टूटती है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि 40 साल कितनी मुश्किल होती है। कई बार नाटक के टिकट नहीं बिकते थे और हम लोगों को ऐसा लगता था कि नाटक चल नहीं रहा है और बंद कर देना चाहिए। एक नाटक हम लोग कर रहे थे मणि मधुकर जी का, खेला पोलमपुर, जिसमें 30 कलाकार थे 80 के दशक में। और नाटक के एक हफ्ते पहले, ओपनिंग के पहले, कुछ बहुत सारी गड़बड़ें हो गई उसमें। बहुत सारे सीनियर्स लोग हमारे साथ उस नाटक में थे, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मगर मैं देख सकता था कि मेरा वो नाटक फ्लॉप होने वाला है। मगर इतना आगे बढ़ चुका था तो शो अनाउंस था, सब कुछ था। 4-5 शो के बाद जो मैंने सोचा था वो मुझे दिख रहा था, और वही हुआ, नाटक फ्लॉप हो गया पूरी तरह से और बिल्कुल खाली जेब हो गई। उस दिन मैंने ये निश्चित किया कि अगर मैं किसी भी नाटक का निर्देशन कर रहा हूँ तो सलाह सबकी लूँगा, लेकिन अपने इस विभाग में किसी का दखल नहीं शामिल करूँगा। क्योंकि एक नाटक जो मैं निर्देश कर रहा हूँ, मेरा उसमें अपना सोच है, अपना विचार है जो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो विचार हो सकता है आपसे सहमत ना हो आप उससे, मगर जब आप अपना विचार रखते हैं और मैं उसको भी शामिल करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार इतना ज़बरदस्त सिखला ना चीज़ सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो मैं अपने कलाकारों को अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं बम्बई कलाकार बनने, रंगमंच करने। आज आप 25-30 हज़ार का फ़ोन लेके भी घूमते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, टैक्सी से भी आते हैं, गाड़ियों से भी आते हैं। हम तो खाली जेब आए थे। हमने पहला नाटक किया जब शरद जोशी जी का एकता कथा, तो आपको यकीन नहीं आएगा, उसमें 20-22 कलाकार थे। अखिल मिश्रा जी बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और एक्टर भी हैं, उन्होंने उसका निर्देशन किया था। उन दिनों हमको पृथ्वी थिएटर पर शो के बाद रिहर्सल करने की परमिशन थी। जैसे किसी का शो चल रहा हो, वो ख़त्म हो जाए तो 11 बजे रात से हम लोग रिहर्सल कर सकते थे जब तक चाहें। पैसे ज़रूर थोड़े से उसके खर्च होते थे। तो वो नाटक जब कर रहे थे तो उस नाटक में मेरी बहुत सारी लंबे लंबे डायलॉग थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो 2 घंटे की 3 घंटे की रिहर्सल से काम नहीं चलता है, तुम अगर रात को रिहर्सल करने को तैयार हो तो मैं करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो शो ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग 11 बजे पृथ्वी थिएटर की स्टेज पर रिहर्सल करते थे अपनी वो जो सोलोकीज स्पीचेज़ हैं उनकी। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह के 4 या 5 बज जाते थे, दोनों मलाट रहते थे,
जब बिल्कुल थक के चूर चूर हो जाते थे और नींद ऐसी भयंकर आने लगती थी, तब हम घर की तरफ रवाना होते थे। तो ये सब चीज़ें शुरू में जो हुई थी वो अब देखने को नहीं मिलती। तो वो जो नाटक था एक था गधा, उस नाटक में 20 कलाकार थे। हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे। हम कहते थे कलाकारों से अपने अपनी जेब से, भैया पैसे चाय पी लेना, पैसे नहीं। उसके बाद अंधेरी ईस्ट में एक ड्रेस वाले थे, क्योंकि उसमें नवाब बना था मैं, और भी लोगों के कपड़े थे। तो उनके पास जाता था। एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, और वो बहुत नाटक के शौकीन थे। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा जान, कपड़े तो, कॉस्ट्यूम तो ले जा रहा हूँ आपसे। बोलते बेटा जा छांट लो, जो कपड़े चाहिए ले लो, लेकिन अभी पैसे नहीं है। बोलते तेरा नाटक हो जाए ना, उसके बाद जब तेरे पास पैसे हों दे देना। तो उनसे कपड़े लेकर, कॉस्ट्यूम लेकर मैं पृथ्वी आता था। उसके बाद सेट बहुत ज़्यादा नहीं था उसमें। उसके बाद मेकअप मैन बुलाने की हमारे पास ताकत नहीं थी शुरू के शोज़ में। तो मैंने कॉलेज टाइम में अपने, जब मैं नाटक करता था तो थोड़ा बहुत मेकअप करना सीखा था। तो मैं वो कलाकारों का जिनको थोड़ा बहुत वाइटनर लगाना या थोड़ा बहुत मेकअप करना होता था, मैं उनका मेकअप करता था। ये सब करने के बाद मैं मुँह हाथ धो के तैयार होता था, खुद रोल करता था। तो और घर घर जाके हम टिकट बेचने जाते थे और ये कहते थे कि 2 टिकट ले लो। 5 रुपये का टिकट मतलब 10 रुपये, या 10 रुपये का टिकट मतलब 20 रुपये, और एक पास ले लो। कोई बोलता था दो टिकट खरीदता हूँ, 2 पास ले लो। सो ये करते 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 धीरे धीरे पृथ्वी थिएटर पर अपनी ऑडियंस आनी शुरू हुई। कुछ हमने अपने टिकट बेचे और धीरे 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 अपने आप नाटक अपनी रफ्तार से, अपनी गति से चलने लगा। तो आज अगर मैं ऐसी कुछ बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे इतना लंबा संघर्ष है कि शायद बम्बई के बाहर में अगर रहता तो शायद इतना काम नहीं कर पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र देश का एक ऐसा, खासकर बम्बई ऐसा शहर है जहाँ थिएटर को बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। आप मराठी सर्कल में जाइए, वहाँ पर हर परिवार का बच्चा एक तो नाटक देखने लगातार जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे को हम मंदिर ले जाते हैं, उस तरह वहाँ बच्चे को नाटक दिखाने उनके माँ बाप ले जाते हैं और रूबरू करवाते हैं, उससे परिचित करवाते हैं कि नाटक क्या होता है। क्या हम में से कोई अपने प्रांत में ऐसा करता है? नहीं। दूसरी चीज़, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं और नाटक लगातार देखते हैं तो उनको वहाँ के बहुत सारे लेखकों के, एक्टरों के, डायरेक्टरों के नाम पता होते हैं। और वहाँ अगर कोई परिचय करवाए परिवार के किसी सदस्य का और वो कहे कि भाई इज़ ए प्रोफेशनल एक्टर, तो लोग बड़े सम्मान से देखते हैं। तो ऐसे शहर में जब हम नाटक करना शुरू कर रहे थे, वहाँ लोगों को बहुत मुश्किल नहीं था समझाना। सो ये जो जगह है जहाँ समझ लीजिए, जैसे कह लीजिए कि अमृत, थिएटर के लिए अमृत बरसा हुआ है चारों तरफ। इतने सारे राइटर जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, लगातार नाटक लिखते हैं और दर्शक उनके नाम जानते हैं। हमारे के कितने सारे दर्शक हैं जो मोहन राकेश जी को जानते हैं। एक्टर ही जान ले मोहन राकेश जी को, बहुत बड़ी बात है। अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें वंशी कौल जी आए थे। मुझे याद है आज से 40-42 साल पहले
बंसी कौल जी का एक नाटक था आला अफसर। तो उन दिनों हम लोग शरद जोशी जी का प्ले कर रहे थे, एक था कथा। तो शरद जोशी जी ने कहा, हमसे उस दिन मुलाकात थी उनसे मेरी, उन्होंने कहा कि भाईदास में बंसी कौल जी का शो है, चलोगे तुम देखने? मैंने कहा हाँ चलूँगा। तो मैं और शरद जी उनका नाटक देंगे। अद्भुत अद्भुत नाटक। मगर बंसी कौल जी को थिएटर बिरादरी के अलावा या लिटरेचर के अलावा क्या पब्लिक इतने उस रूप में जानती है? नहीं। लेकिन मराठी में जितना बंसी कौल जी ने यहाँ काम किया हुआ है, जितना मराठी में किया होता तो पूरा महाराष्ट्र जानता। मैं ऐसा नहीं कि इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक बात कही है। ये जो है कि ये लड़ाई कब और कैसे खत्म होगी? गुजरात में भी ऐसा ही हाल है। गुजरात में थिएटर को बहुत सम्मान है, क्योंकि वहाँ पर इंटरटेनमेंट का मतलब था थिएटर। लोग वीकेंड पर थिएटर देखते थे और कम्युनिटी की पूरी कम्युनिटी जो है ना थिएटर देखती थी, और अभी भी देखते हैं लोग। अभी भी बहुत काम होता है गुजराती में। कलकत्ता में, बंगाल में बहुत काम हुआ है थिएटर पर। साउथ में बहुत सारा काम होता है थिएटर पर सब जगह कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेज में जाके आप देखेंगे थिएटर को बहुत ज़्यादा दूसरी तरह से देखा जाता है। बट हिंदी बेल्ट में हम लोग ये सब नहीं कर पाए। उसकी वजह हम हैं कि सरकार है कि पब्लिक है, कौन है क्या है, ये इस बहुत लंबा चौड़ा चर्चा का विषय है, और मेरे ख्याल से इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि छोटे शहरों में जहाँ लगातार थिएटर होता है, नाटक करने से पहले दर्शकों को, जो भी नाटक से जुड़े हैं, मतलब देखने आते हैं, या लोगों को जमा करके एक सेमिनार करना चाहिए जहां थिएटर को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों आप लोगों को थिएटर देखना चाहिए रेगुलर। और फिर कहना चाहिए कि मेरा इस नाटक का ये शो है और ये शो है, ये शो है, इस वक्त में हूँ और आप सबका सहयोग चाहिए। तब जाके कहीं लोग जुड़ने शुरू। अभी लोगों के साथ रिश्ता नहीं है हिंदी बेल्ट में। नाटक करने वालों से के साथ, नाटक जो कर रहे हैं उनके बात छोड़ दो, दर्शकों का रिश्ता नहीं है, तो वो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये वन वे नहीं है कि खाली हॉल में हम थिएटर करें और बैठे भी लोग हों और रिएक्ट ना करें तो हमको अच्छा लगे। ये टू वेज है। जब हम नाटक करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जो दर्शकों तक होती है, उससे जो हमको जैसे ताकत मिलती है, वो उस रिश्ते की वजह से है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। हम लोगों का एक प्ले है काल चक्र। समझ लीजिए हमारे ग्रुप की, सारे ग्रुप के लोग अगर सुन रहे होंगे मुझे, तो समझ लीजिए कि हमारे पूरे ग्रुप की आत्मा उसमें समाई हुई है। अगर हम अभी लोगों को फ़ोन करके कहें, उसके कलाकारों को, चाहे वो कितने भी व्यस्त हों, क्या 2-3 दिन बाद हम लोग अगले हफ्ते इस नाटक का शो आया है और कर रहे हैं, तो सब काम छोड़ छाड़ के लोग चले आएंगे। हालांकि बहुत गंभीर नाटक है वो, वृद्धों की समस्या को लेकर लिखा हुआ नाटक। सगे बच्चे जब माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और चैरिटी होम में भेजना चाहते हैं, तो माँ बाप एक विज्ञापन देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि जिस तरह बच्चा न होने पर लोग बच्चा गोद लेते हैं, उसी तरह माँ बाप न होने पर माँ बाप को क्यों न गोद लिया जाए। इच्छा होने पर 70-75 साल का जोड़ा गोद लेने के लिए उपलब्ध है, मिले हैं लिखें। और एक हस्बैंड वाइफ जिनके बच्चा नहीं है और जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, वो इन्हें गोद लेते हैं
और सगे बच्चों से भी बढ़कर रखते हैं। ये नाटक जब पहली बार मेरे पास पढ़ने के लिए आया तो मैंने पढ़ के मैं इतना डर गया, इतना रोया मैं, कि मैंने उसको वापस अपने शेल्फ में रख दिया। लेकिन हर बार जब मैं नाटक पढ़ने के लिए नाटक उठाऊं तो वही नाटक बार बार पढ़ूं और रोऊं। वो नाटक मेरे गले में अटक गया। एक दिन मैंने निश्चित किया कि मैं इसे करूंगा, मैक्सिमम क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, हो जाने दीजिए। और फिर 94 में हमने इसका पहला प्रदर्शन किया और जैसा उम्मीद थी मुझे वैसा प्रतिसाद मिला। लेकिन इतना गंभीर नाटक था कि लोग किसी दूसरे को रिकमेंड नहीं करते थे, बोलते यार बहुत रोना धोना है। मगर हमने ये सोच लिया था कि इस नाटक को मैं बंद नहीं करूंगा, इस नाटक को जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। और आज 26 साल हो रहे हैं, अभी भी गाहे बगाहे हम उसके शोज करते रहते हैं। उस नाटक को लेकर जब हम कलकत्ता गए संगीत कला केंद्र में नाटक खेलने, तो उस वक्त संगीत कला केंद्र वालों का 50वां साल था। मेरी उम्र उस वक्त कुछ 35 और 40 के बीच की होगी शायद, मुझे याद नहीं। तब मैं 70 साल के वृद्ध का रोल करता था। तो एक और 2 शो थे मेरे, 3 बजे का और 6 बजे का। एक 8-10 लोगों का ग्रुप आया और शो खत्म, 3 बजे का शो था और 6 बजे का। 3 बजे का शो देखने के बाद आए और मेरे पैर छूने लगे वो लोग। मैंने कहा कि अरे अरे मैं कोई मेकअप किए हुए, मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हूँ। बोलते नहीं नहीं, मुझे पैर छूने दीजिए। उन्होंने पैर छुए मेरे और फिर से 6 बजे का शो देखा। वो एक डायमंड मर्चेंट थे और वो आज मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि कालचक्र का शो जब हमने बम्बई में किया तो उन्होंने अपनी तरफ से कभी पैसे भेज दिए और कभी कहा कि ये नाटक मुफ्त में दिखा देना सबको। तो नाटक का जो असर है वो भी तो दर्शकों में पड़ना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि इस नाटक को हम लोगों ने पृथ्वी पे किया, कलकत्ता में किया, उदयपुर में करने गए, पूना करने गए, लेकिन उसका प्रतिसाद, उसका असर उतना ही ज़बरदस्त रहा। एक फाइल पूरी भरी हुई है कालचक्र को लेकर। और उस नाटक को करते वक्त सारे कलाकारों को ऐसा लगता है कि थोड़ा जीवन जी लिए वो मंच पर, कि कोई भी कलाकार उसमें, मतलब कह लीजिए, मैं ऐसा कहूँगा कि कोई भी कलाकार उसमें अभिनय नहीं करता, वो उस नाटक को जीते हैं। उसमें एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि वो अपने बच्चों को बोलता है, जब बच्चे उसको चैरिटी होम में जाने के लिए बोलते हैं कि ये काल चक्र है, कल तक तुम हम पर आश्रित थे, आज हम तुम पर आश्रित हैं, कल तुम अपने बच्चों पर आश्रित होगे, इसका अंत नहीं। और सत्य है ये। इसके बाद भी नई पीढ़ी शायद ये समझ नहीं पाती है। आज पूरे देश में जगह जगह जब हादसे होते हैं, बूढ़ों का अनादर होता है, बूढ़ों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, या बच्चे माँ बाप की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, तो पूरी तरह से काल चक्र घूम जाता है दिमाग में और लगता है किस दुनिया में हम जी रहे हैं। जिस बच्चे को आप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वो बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ के आपको सहारा नहीं दे सकता, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है। चलिए जाने दीजिए, गंभीर बातें बहुत हो गई।
एक हमारा और नाटक है जिसकी मैं बात करूंगा, वो भी कालचक्र की तरह है, बहुत मशहूर रहा, हद कर दिया आपने। 97 का प्रोडक्शन है और आप यकीन नहीं करेंगे 97 में जब से लेके अब तक हम उसके 500 से ज़्यादा कहीं शोज कर चुके हैं, पता नहीं कितने शहरों में, तो याद भी नहीं। इतने शोज, इतना खूबसूरत नाटक, मतलब भरपूर पारिवारिक नाटक है, भरपूर हास्य और बहुत ही उम्दा स्क्रिप्ट। एक अंग्रेजी बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, उससे प्रेरित होकर हमारे राइटर मित्र हैं मीर मुनीर साहब, उन्होंने उसको लिखा था। और पहले शो से उसका आलम यही था कि हमने उसको बम्बई के हर थिएटर में खेला और हर जगह हमको दर्शक मिले। तो ये जो मेरी यात्रा या मेरी लड़ाई है, मैंने इससे अब घबराता नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे, जैसे कह लीजिए, अनुभव, अच्छे और बुरे, कलाकारों का आना, कई बार कलाकारों का अचानक छोड़ के जाना है, बड़ी बड़ी मुश्किलें सब झेल चुके हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी यात्री ने कभी अपना अनाउंस शो कैंसिल नहीं किया। ये हम लोगों की सबसे बड़ी, ये लॉकडाउन के पहले तक हमारा मार्च समझ लीजिए 20 तक, 79 से लेकर अब तक कोई शो ऐसा नहीं है जो हमें कैंसिल करना पड़ा। बहुत सारी परेशानियां हुई, कई बार हमको 8-8 घंटे रिहर्सल करनी पड़ी। हमारी एक एक्ट्रेस हैं परमिता चटर्जी, बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, वो बहुत इन्वॉल्वमेंट है उनका ग्रुप में भी और बाकी व्यवस्थाओं में भी। एक हमारा फेस्टिवल चल रहा था और करीब करीब 17-18 शो थे। अचानक उनका फ़ोन आया कि मैं उठ नहीं पा रही। मैं भागा उनके घर तो देखा वो लेटी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। उन्हें टीवी हो गया था, सीरियस बोन टीवी। मैं तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, वो फेस्टिवल था, मैं तो कांप गया। सीधा जाके मंदिर में बैठ गया। मैं कहा, प्रभु। दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला ये तो बेड रिडन रहेंगी महीने भर, 1.5 महीना। बहुत रोई वो, सब किया, क्या कर सकते थे। फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ के कलाकार जो हैं उनमें एक ख़ास बात है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो उनके अंदर पता नहीं कहाँ से ईश्वर ताकत भेजता है, शायद रंग देवता उनसे ही भेजता होगा। हमारे जैसे ही मैंने बोला, मैंने सिर्फ कलाकारों को फ़ोन करके बोला ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है तो तुम रोल याद करके कल मिलो। और आप यकीन नहीं करेंगे, शो के दिन सुबह मिलके 8-8 घंटे की रिहर्सल करके हमने शोज़ किए, लेकिन कभी कोई शो हमने कैंसिल नहीं किया। उसकी वजह है कि हम पूरे ग्रुप को एक परिवार की तरह शुरू से रखते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार में आपस में झगड़े वगड़े नहीं होते, सब होते हैं, सब चीज़ें हैं, बट वो हमारा जैसे पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इन सब के बाद भी एक जो ताकत है वो ये है कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो गई तो अंदर से वो सारे के सारे यात्री हैं और उस वक्त वो सब भूल जाते हैं कि किसके साथ क्या उनका टेंशन रहा है, क्या है। इस वक्त वो एकजुट होके वो ये देखते हैं कि नाटक मंचित होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैं एक छोटे से शहर से आके, और मेरा कोई पिछला बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं संस्था चलाता था या नाटक शुरू से जुड़ा हुआ था। छोटे शहर में कहाँ होते नाटक, लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का एक्सपोजर था कि
जितने तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम शहर में होते थे उन सब की तरफ बड़ा रुझान था। और हमारे फादर जो है ना सब चीज़ें करने देते थे, और किताबों से उनका बड़ा वास्ता रहा, जिसका फ़ायदा हमें मिला, क्योंकि हम लोगों को फोर्स किया जाता था कि ये कहानी पढ़ो, ये नॉवल पढ़ो, ये किताब पढ़ो और हमें बताओ क्या इसके बारे में। तो इसका फ़ायदा जब हम थिएटर में आए, हमें बहुत सारी किताबें, थिएटर बगैर पढ़े तो हो नहीं सकता है, बहुत सारे नाटक, बहुत सारी किताबें थिएटर से कनेक्टेड पढ़ने का मौका मिला। तो ऊब नहीं हुई, क्योंकि आदत थी। आज भी चाहे 10-20 पेज पढूं, लेकिन पढ़ लेता हूँ कुछ ना कुछ कहानियाँ। अभी हम लोग एक थोड़े दिन में आपको फेसबुक पर मिलेगी एक नई, आचार्य चतुर्सेन बहुत बड़े फेमस राइटर हुए हैं, उनकी एक कहानी है बावर्चन, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं 3 लोग, और 2-4 दिन में हम उसको अपलोड करेंगे। इतनी खूबसूरत कहानी है वो, सुनिएगा आप लोग ज़रूर। मेरा जो संघर्ष है वो मैं बार बार क्यों बताता हूँ कि आदमी को हिम्मत तो हारनी नहीं है, क्योंकि हिम्मत हारने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है या किसी भी प्रोफेशन में आपके दोस्त, आपके साथी, आपको सपोर्ट करने वाले तभी मिलते हैं जब वो आपके अंदर कुछ देखते हैं और ये देखते हैं कि ये आदमी इस काम के लिए बहुत गंभीर है। जब इस तरह की गंभीरता किसी भी काम में, कोई चाहे वो एक्टिंग की बात हो, अभिनय हो, राइटिंग हो, या कोई और किसी भी प्रोफेशन की बात हो, जब आपके अंदर गंभीरता उनको दिखेगी तो वो आपके लिए गंभीर होंगे। और अगर उन्हें आपकी उस गंभीरता में कोई बात दिखी कि हाँ ये आदमी इतना मेहनत से लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम में आ जाएंगे। और मैं ये इसीलिए मैं साक्षी हूँ इस बात का कि आज बम्बई शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे एक फ़ोन करने पर जमा हो सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग, ये दर्शक हैं। हमारे एक मित्र हैं श्री LC सिंह, आज बहुत बड़ी कंपनी, एक नीलहैंड टेक्नोलॉजिस्ट कंपनी है, उसके वो डायरेक्टर हैं। किसी ज़माने में उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा काम करवाया था, जब वो TCS में काम किया करते थे, वो वहाँ पर मार्केटिंग इंचार्ज थे, और उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर आ रहा है अकाउंटिंग, और उसके ऊपर एक नाटक बनाना है, जिसकी ABCD मुझे पता नहीं थी। मैंने उनसे कहा देखो मेरी समझ से बाहर है ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा कि मुझे किसी न किसी को ये सिखाना पड़ेगा, तो तुम क्यों नहीं। मैंने कहा कि आप मुझसे ये काम करवा लेंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं करवा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं कूद पड़ा उस आग में। जिस चीज़ की मुझे ABCD नहीं पती थी, मैं कूद पड़ा, और भाई वो इतना कुछ सिखा गया। वो जब पहली बार उसका शो हुआ, मुझे याद है उसकी डेट 18 सितंबर 1991, नेहरू सेंटर में 1000 आदमी के बीच खचाखच भरा हुआ हॉल। और उस 1 घंटे के नाटक ने, जो कि हमने प्रोडक्ट पे किया था, कॉर्पोरेट, पहली बार कॉर्पोरेट शो, इतना कुछ सिखा गया, इतना कुछ सिखा गया कि आज किसी का कुछ भी प्रोडक्ट नया आ रहा हो तो मैं 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। और मैं कर रहा हूँ काम उस तरह के। महिंद्रा कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, HUL के लिए बहुत सारे काम किए मैंने। अभी एक पयाजो कंपनी है, ऑटो रिक्शा बनाती है पूना की, उनके लिए गोवा में गया था, उनकी कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने एक शो किया। ONGC के लिए हर साल एक विजिलेंस वीक आता है हर साल गवर्नमेंट का, उस पर हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, वो कर रहे हैं 2 साल से। थिएटर के साथ साथ मैंने ये सब चीज़ें करनी इसीलिए शुरू की कि थोड़ी सी थिएटर की अर्थव्यवस्था संभली रहे और घर की व्यवस्था संभली रहे, क्योंकि थिएटर के भरोसे घर नहीं चल सकता, ये बहुत बड़ा सत्य है।
हम अपने कलाकारों को क्या देते हैं? 500, 700, 1000 रुपये, या कुछ कुछ ज़्यादा कुछ को कम, बट उससे जीवन कहाँ चलने वाला है? फिर भी वो लगे हुए हैं, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ते हैं या थिएटर को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जो सुख की अनुभूति उनको थिएटर करके होती है, वो उसको पैसे से नहीं तौलते। वो पैसे थोड़े से मिल गए तो वो खुश रहते हैं कि हाँ भाई मुझे लगा कुछ मुआवजा मिला। क्या वे लड़ भी लेते हैं कि भाई थोड़े पैसे बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया जान की बातें हैं, वो सब घरेलू हैं जो होती हैं। बट वो उस 500 और 1000 रुपये से ज़्यादा उस सुख की अनुभूति के लिए आते हैं जो उन्हें मंच पर मिलने वाली है। जो 3 घंटे की रिहर्सल का सुख है, जो रिहर्सल के बीच में कभी चाय लेट हो गई तो उस चाय का वेट करने का सुख है, वो जो है ना कलाकार को नहीं मिलता तो बहुत बड़ा बेचैन सा होता है। तो हम सब जो इतने सारे जीवन के क्षण, मोमेंट्स, महीने, साल और कह लीजिए सदियों जो थिएटर को दे रहे हैं, 10-10, 20-20 साल दे रहे हैं, हम सबको आने वाली पीढ़ी को पहली बात तो अपने साथ बिठाना चाहिए और आपके अपने अनुभव को धीरे धीरे उनके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनके अंदर थिएटर का फील बना रहे। हमको अक्सर होता ही है कि हम अपने बाद की पीढ़ी के साथ उठना बैठना या सोचते हैं अरे ये तो नया है, इससे क्या बातचीत होगी, बट ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में हमने भी बहुत परेशानी इस तरह की झेली है, लेकिन श्रीमान कोई भी जो आज रंगमंच में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं या जो जिनके नाम का सिक्का चलता है, मैं उनसे ये पूछूं क्या वो बचपन से ही सीख के आए थे सारी चीज़ें? यहीं सीखे ना। तो जिस तरह आप सीख सकते हैं दूसरा भी सीख सकता है। तो अपने साथ नई पीढ़ी को हमें बिठाना चाहिए। मेरे नाटकों में अक्सर आप देखेंगे कि मैं हमेशा, अगर 10 लोग हैं नाटक में तो 5 पुराने और 4-5 नए लोग लेता हूँ जो उन्होंने पहले उस नाटक में काम नहीं किया है, जुड़े हैं संस्था से बट पहली बार कर रहे होते। और यही करते करते मैं 40 साल पुराना हो गया हूँ रंगमंच पर। मेरे यहाँ कभी भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं रहे, जो रहे हैं वो सब न्यू कमर्स रहे हैं जिनके अंदर थिएटर की सिंसियरिटी है, बट उन्होंने कोई प्रोफेशनली थिएटर नहीं सीखा है, नहीं किया है। बट उन्हीं से काम करवाया और आगे भी करवाएंगे, क्योंकि जब आप नए व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो हो सकता है उसका अनुभव थिएटर को लेके ना हो, लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है उन पुराने लोगों से जो कर चुके हैं। उसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा नया कर जाता है कि आपको लगता है कि नाटक में उसने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। तो नए लोगों के साथ काम करने का जो आनंद है वो अलग ही है। हालांकि उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार आपकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन ये तो आपका काम है। मेरा काम है अगर नाटक निर्देशित करना और उनको मैंने लिया है तो मेरी जिम्मेदारी है वो कि हम उनको अच्छे से समझाएं, बुरे से समझाएं, थप्पड़ लगा के समझाएं, लेकिन समझाएं कि इस नाटक की ये ज़रूरत है जो तुम्हें अपने अंदर से निकालनी है और इसको पूरा करना। उनको नाटक पढ़ने को दें, किताबें रेफ़र करें, उनको लगातार अपडेट करें कि ये नाटक देखो जाके, ये पढ़ो जाके। मैं ऐसा करता रहता हूँ। बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि कौन सा नाटक पढ़ूँ, तो कोशिश रहती है कि उनको हम किताबें भी ख़रीदवाएँ। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका अंत नहीं है और कोई विजय पताका नहीं फहराना है हम सबको।
लगातार करते रहना, निरंतर थिएटर करना ही आपको थिएटर में जिसे करूँ अनुभवी बनाएगा, और वो आपका अनुभव आपकी परफॉर्मेंस में दिखेगा। नए कलाकारों से या दूसरे प्रांत से जो बम्बई में लोग आ रहे हैं उनसे यही कहना है कि कुछ चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो जिस भाषा में वो काम कर रहे हैं उस भाषा को अच्छी तरह से उनको आना बहुत ज़रूरी है, सतही तौर पर नहीं। दूसरी चीज़, आप जिस प्रांत से, हर आदमी अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रांतों से बम्बई आता है या दूसरे शहरों में भी, आपको ये डेफिनेट करना है कि आपकी भाषा में उस प्रांत का वो एक्सेंट ना हो, क्योंकि अगर एक्सेंट आता है तो आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रोल के लिए हो जाते हैं। दिस चीज़, अपना स्वास्थ्य, अपने आप को फिट रखना एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है। 10, 20, 50 नाटक पढ़िए, नाटक पढ़ने की या किताबें पढ़ने की आदत डालिए। जब आपके दिमाग में 100-200 नाटक आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, और कह लीजिए कि वो 100-200 कहानियाँ याद होंगी, है ना, तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें, आप कविता की किताब पढ़ें, शायरी पढ़ें, ये सब चीज़ें आपके अंदर जमा होंगी तो आपके बोलने में जो है ना बहुत ताकत आएगी। और फाइनली नाटक हो या फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो या सीरियल हो, एक्टर का अच्छा बोलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज बड़े बड़े एक्टरों को आप, जो उनको आप उंगलियों पे गिनते हैं, उनको देख लीजिए, वो सिर्फ अपने बोलने का ही खाते हैं। अमिताभ बच्चन जी अपनी स्पीच की वजह से बहुत जाने जाते हैं। नसरुद्दीन शाह जी अपनी स्पीच की वजह से जाने जाते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं। तो अपनी स्पीच को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, किन विषयों को लेके इश्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं, क्या घट रहा है, बगल में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं पता। इसलिए ज़रूरी है कि कब नाटक में क्या रेफरेंस आपको लेना पड़े और आप उस वक्त यहाँ वहाँ ताकते रहें या नेट पर ढूंढें। अगर आपको पता होगा कि शहर में क्या चल रहा है तो आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, देश में क्या चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमको अपने आप को, अपने एक्टर को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपडेट रहेंगे तो बातचीत कर सकेंगे 10 लोगों के बीच में बैठ कर। तो जितना आप ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, जितना आपके पास शब्द होंगे और उनका सही मायने आपको पता होंगे, उतना आपकी स्पीच में या बोलने में ताकत रहेगी। क्योंकि अभी शरद जोशी जी की ने हमेशा व्यंग्य लिखा है, और उनके व्यंग को समझने के लिए आपको धीरे धीरे वो भाषा समझनी होगी। एक व्यंगकार की क्या भाषा होती है। उनका जो नाटक था एक था गधा, वो भरा हुआ था इस बात से, इन सब चीज़ों से। उसमें जो कह लीजिए बहुत सारा हास्य ऐसा था जो कि अगर आप सही नहीं समझें और सही समझेंगे तो आप उच्चारित करेंगे, और उच्चारित सही करेंगे तब कहीं जाके लाफ्टर आएगा या लोग हंसेंगे। अगर नहीं समझा पाया अपने बोलने से तो कभी लोग उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो राइटर जब लिखता है, और राइटर हमेशा अलग अलग भाषाओं, उसका अलग अलग शैली है, उस शैली को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसने यही शब्द क्यों लिखे हैं।
एक नवाब का जो मैं रोल करता था, उसमें एक सीन था जिसमें मैं अपने सामने एक आदमी को कत्ल करवा देता हूँ और उसका फिर जनाजा जो है निकालता हूँ, उसको कंधा देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि नवाब कितना मतलब ध्यान रखता है आम आदमियों के, कि आम आदमी के जनाजे को कंधा दे रहा है, मगर मर्डर वो उसका खुद करवाता है। तो मर्डर करने के बाद जब वो अपने सिंहासन से उतरता है तो सबसे पहली लाइन बोलता है वो कि अपने जो 3 उसके चमचे खड़े हुए हैं उनको बोलता है, उल्लू के पट्ठो, ये है इतिहास में आम आदमी की भूमिका। लाओ सिगरेट पिलाओ। ये लाइन सुनिए आप। इतिहास में ये है आम आदमी की भूमिका कि उसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो इन पे ध्यान मत दो, इसके लिए दुखी मत हो, सिगरेट पिलाओ। अब ये जो है डायलॉग, इसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप शरद जोशी जी की भाषा को समझेंगे। या दलवी साहब का कालचक्र में एक संवाद है, वो कहते हैं जो लड़का मुझे गोद लेता है, वो सगा बेटा उससे पूछता है कि तुम्हें इनकी, ये इतने वृद्ध हो गए हैं, इनको बीमार हैं, तुम्हें इसकी तकलीफ नहीं होती? तो बोलता है कि नहीं, ज़रा भी नहीं। जब ये इस तरह झपकी लेके सोते हैं तो मैं इनमें अपने 80 साल का प्रतिबिंब देखता हूँ। ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे सगे मेरे माने हुए, लेकिन ये अंतर कब का ख़त्म हो चुका है। एक पिता के नाते नहीं, एक व्यक्ति के नाते इनकी अवहेलना ना हो, दुर्दशा ना हो, मुझे ऐसा लगता है। ये हमारी इच्छानुसार चलें, ये सोचना ही गलत है। हमें ही इनकी इच्छानुसार चलना होगा। बोलता ऐसा क्यों करें जब वृद्धाश्रम की सुविधा है तब? बोलता सीधी सी बात है, कल को हम भी बूढ़े होंगे, तब हमारी भी इच्छा यही होगी कि हमारे बच्चे हमें समझें, हमें संभाल लें। तो दलवी साहब जब संवाद लिखते हैं, उनका नाटक हमने 4 नाटक किए हैं और उनके नाटकों में हमने कभी किसी गंभीर नाटक ही लिखे हैं उन्होंने। चारों नाटक में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपका कलेजा चीर कर रख दें, लेकिन हमको कलाकारों को उसके इमोशन को भी समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो उतनी मार्मिक और गहराई से लिखते हैं कि एक कलाकार उसको फील किए बगैर रह ही नहीं सकता। बिल्कुल पत्थर दिल होगा जिसको, जो पसीजेगा नहीं, लेकिन अगर आप नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक पढ़ते ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे कलाकारों के साथ ऐसा ही हुआ। जब जब हमने ऐसा किया उनका नाटक, तो हमें किसी को उसके इमोशन समझाने नहीं पड़े। 2-4 रीडिंग के बाद लोग अपने आप फील करने लगे। तो अलग अलग राइटर की अलग अलग शैली, उनकी भाषा को समझना, और फिर आप जब ये सब समझने लगते हैं और जब आप इन सब को समझने के बाद जब नाटक के संवाद बोलते हैं और आपके अनुभव जो है पढ़ने का, उसमें उसको पूरी तरह से आपने सोख लिया है ब्लॉटिंग पेपर की तरह, पता चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो ये ऐसे बहुत सारे नाटक हैं। डॉक्टर कुसुम कुमार का एक लिखा हुआ नाटक, बहुत ही मशहूर हमारा नाटक है रावण लीला, जिसके हम 100 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, और वो एक अलग शैली का नाटक है। हम सब बचपन से ही अपने हर शहर में हम लोग रामलीला देखते आ रहे हैं। इस रावण लीला में
वो सारी चीज़ें जो छोटे शहरों में मंच पर होती हैं, भूलना भुलाना, प्रॉम्प्ट करना, प्रॉपर्टी का गिर जाना, उसको एक आदमी आके ले जाएगा, या बीच नाटक के बीच में ये अनाउंस होना कि फलाने फलाने साहब की कार या साइकिल या मोटरसाइकिल वहाँ रखी है, उसको हटा लीजिए, फलानी सावित्री देवी का बच्चा रो रहा है, वो मंच पर पीछे आके ले जाएं, ये सब मंच पर ही हो रहा है, जो होता है इस नाटक में, ये सब होता है। तो इसमें प्रोफेशनल एक्टर्स को इमेच्योरिश एक्टर्स की एक्टिंग करनी थी। तो ये अलग किस्म की शैली है, उसका सुर अलग है, उसके बोलने की टोन अलग है, सारा प्ले राइमिंग में है। मैं हूं रावण, सूर बहादुर बुलेर दिलेर बलवान तेजस्वी हुक्मरान, मेरे नाम का यश मेरी गदा की ठस ठस, जानता जमीन व आसमान, मैं हूं रावण, मैं हूं रावण। सो ये पूरी राइमिंग में प्ले है, हर एक्टर को राइमिंग में ही बोलना है इसकी, और म्यूजिकल है, सिंगर्स गाते हैं, एक्टर सिंगर इसमें। तो हम लोग उसके 100 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, और हर बार उसमें 20-25 एक्टर हैं, और जब हम उसका शो करते हैं तो आप देखिए ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से 4 एक्टर भाग रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी ये वो भाग रहे हैं, उसका कॉस्ट्यूम बहुत अलग है, सबकी थैलियाँ बॉक्स में बनी हुई हैं, वो सब अपना सामान निकालेंगे, हर आदमी इतना पॉजिटिव, छोटे छोटे उनके जो प्रॉप्स हैं उसके लिए। बट सुख, जब 200-250 लोग हंसते हैं। 2019 के फेस्टिवल में नासिक से 250 बच्चे हम लोगों का प्ले देखने आए, स्कूल के, स्कूल ड्रेस में थे वो, मतलब एक तरह से प्रोटोकॉल था, वो स्कूल की तरफ से आए थे। नाटक जब शुरू हुआ और जहाँ जहाँ हंसना होता था बच्चों को, वहाँ वो हंस नहीं रहे थे, वो चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, 250 बच्चे। तो हम सबको धीरे धीरे स्टेज पर एक दूसरे को देख के हंसी आने लगी कि साला ये क्या हो रहा है। हमने उनसे बाद में कहा, यार आप लोग तो मतलब दर्शक हो क्या हो, हम लोगों को नाटक ही नहीं करने दे रहे थे, मतलब वो संवाद ही नहीं बोलने दे रहे थे उसके पहले ही। सो ये सब चीज़ें जब थिएटर में होती हैं, और यही सुख पाने के लिए नाटककार या एक कलाकार मंच पर हर बार जाना चाहता है, क्योंकि अगर उसको ये सुख एक नाटक में मिला है तो उसको दोबारा पाना चाहता है, और अगर कुछ मिस कर गया है तो वो चाहता है कि अगले नाटक में मिस ना करूं। इसीलिए ये जो ललक है कि नाटक से अलग होने के बाद भी, चाहे फिल्मों में आप चले जाएं, चाहे सीरियल में चले जाएं, लेकिन अगर वो सच्चा कलाकार है, वो थिएटर से उसका एक रिश्ता रहा है, तो बार बार मंच की तरफ दौड़ने की कोशिश होती है। वो कर ना पाए ये अलग बात है, समय, उसका काम, सब चीज़ें परमिशन ना दे, लेकिन वो हर बार कोशिश यही करता है कि यार मैं नाटक करूँगा, थोड़ा समय के करूँगा, लेकिन उसका मन जो है ना वहीं आने के लिए रहता। तो जब इतनी ताकत, इतनी शिद्दत, इतनी जिसे कह लीजिए कि रिश्ता हम सब का नाटक से है, दर्शक भी हैं हमारे पास, सरकार भी है जो बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम कराती है, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर और सबको ये बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एक मुख्य काम है जिसमें हज़ारों लोग शामिल हैं, लाखों लोग शामिल हैं, इसको करते रहना चाहते हैं। तो भाई इसको शिक्षा का हिस्सा बनाइए और इसे मुफ्त में मत देखिए। शायद मैं ये बीड़ा उछा चुका हूँ कि अब मैं जब जहाँ भी जाऊँगा, मेरी कोशिश ये है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो बुलाएं मुझे। मैं हर बार जहाँ जाऊँगा इसी बात को मोटिवेट करूँगा कि नाटक मुख्य कार्य है और इसे मुख्य कार्य समझिए, और इसमें बहुत मेहनत है, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको मुआवजा दीजिए।
मुआवजे का मतलब मुफ्त में मत देखिए। ये मेरा हर बार प्रयत्न रहेगा, जहाँ भी मैं जाऊँगा, जब तक हूँ तब तक मैं इसी बात को लेकर ही आगे बातें करूँगा। दोस्तों, ये बातचीत जो मेरी है इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें अनुभव की, इतना सारा संघर्ष किया और उसके बाद यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन कई बार जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं अकेला उस शहर से, छोटे से शहर से आया था। आज देश में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, कुछ लोग मेरे काम से मुझे जानते हैं। तो मुझे जो सुख की अनुभूति होती है वो शायद लाखों करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी ना हो। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और डेफिनेटली आप सबके स्वस्थ सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस हम सबके जीवन से अलग हो, हम दोबारा मंच पर आएं और बहुत अच्छा काम करें। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर हमसे जुड़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारा नंबर वहाँ से ले लें। वैसे मैं अपना नंबर दोहराता हूँ, 9820052627। पुनः दोहराता हूँ, 9820052627। मैं गीतांजलि जी का बहुत आभारी हूँ। ये जो मेरा मंच नाम से संस्था वो ग्वालियर में चला रही हैं और बहुत काम कर रही हैं। वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा है। कल जूम क्लाउड पर हम लोगों का बहुत लंबा डिस्कशन चला इस बात को लेकर और बहुत सारे दिग्गज अभिनेता, निर्देशक वहाँ पर जमा थे और बहुत सारे लोगों को इसी तरह वो जमा कर रही हैं। ये एक तरह की अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब कह लीजिए बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो इतने सारे लोगों को मिला रही हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा रही हैं और हर परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी हुई हर विधा के ऊपर काम कर रही हैं। उनके इस प्रोग्राम में कभी गायक होते हैं, कभी नृत्यांगना होती हैं, कभी निर्देशक होते हैं, लेखक भी होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो वो कर रही हैं और बम्बई में मैं स्वागत करूंगा जब वो आएंगी मेरी संस्था में। उनको कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ नाटक में अपने रोल करवाऊंगा, ऐसा मेरा उनसे वादा है। तो मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। शुभ रात्रि, मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो गया है जिसका अफसोस आप कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ लेके ही नहीं आए हो और ना ही लेके जाओगे। तो जो चीज़ें आपकी हैं ही नहीं उनको लेके दुखी होना क्यों दुखी हैं? आप तो एक यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा बहुत सारे लोगों की लंबी है, बहुत सारे लोगों की छोटी है, और हमें पता नहीं ये यात्रा। तो जिस यात्रा के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, तो उसमें कौन छूटा आपके साथ और कौन जुड़ा, इसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये सोच के चलिए और मुस्कुराते रहिए। जितना आप मुस्कुराएंगे उतनी ही आपकी उम्र बढ़ेगी, उतना ही लोगों के अंदर प्यार बढ़ेगा आपके लिए। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको, जो लोग मुझे सुन रहे थे, और 9/11 2021 को 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 9/11 2021 को
मेरा मंच को भी बहुत बहुत मेरा आभार, धन्यवाद।